हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शाक्या। स्वागत है आपका फ्री बुक हब पर। आज मैं एक बुक लाया हूँ जिसका नाम है जीत आपकी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। मेरी माँ को समर्पित, जिनका मैं उस मजबूत बुनियाद बनाने के लिए सदा एहसानमंद रहूँगा जिसका आधार पर यह किताब लिखी गई है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो इस किताब को शुरू करने से पहले इनके लेखक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। शिव खेरा। शिव खेरा अमेरिका में क्वालिफाइज लर्निंग सिस्टम एको यूएसए के संस्थापक हैं। एक लेखक, शिक्षक, बिजनेस सलाहकार, प्रेरक, प्रवक्ता और एक सफल उद्यमी के कई रूप में शिव खेरा को जाना जाता है। ये लोगों को उनकी सच्ची क्षमता का एहसास कराने में प्रेरित और सूचित करते हैं। वे अपने असरदार संदेश दुनिया के दूसरी ओर अमेरिका से सिंगापुर तक ले जा चुके हैं। उनकी 30 साल की रिसर्च, सोच समझ और तजुर्बे ने लोगों को खुद पर विश्वास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ने में मदद की है। शिव खेरा 16 पुस्तकों के लेखक हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर यू कैन विन शामिल है, जो आप सुन रहे हैं, जिसकी 37 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ 21 भाषाओं में बिक चुकी हैं। इनकी दूसरी किताबें बिक्री के नए स्तर छू रही हैं। शिव खेरा के प्रभावशाली ग्राहकों में दूसरों के साथ शामिल हैं जीएम, आईबीएम, एचपी, सिटी ग्रुप, एचएसबी, कैनन, नेस्ले, फिलिप्स। दुनिया भर में 70 देशों के दसियों हजार लोगों ने उनके प्रेरणादायक कार्यक्रमों से फ़ायदा उठाया और करोड़ों तक इन्होंने अपना संदेश पहुंचाया। इन्हें राउंड टेबल फाउंडेशन से मान्यता मिली, रोटरी इंटरनेशनल और लॉयंस इंटरनेशनल में सम्मानित किया गया। इनका ट्रेडमार्क है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। अभी हमने जाना कि इस किताब के लेखक कौन हैं। अभी लेखक की ओर से कुछ बातें। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। एडविन सी बिल्स। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज़्यादातर लोग तो नाखुशी और हताश में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। यह किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए ना तो पक्का इरादा होता है, ना ही इसके लिए वक्त निकालते हैं और ना ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। यह किताब आपके लिए। सीधी सी बात है कि अगर आप इस किताब को सुन रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर, खुशहाल बनाना चाहते हैं, आपकी कामयाबी के रास्ते में यह किताब मददगार साबित होगी। अभी आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। धन्यवाद। अध्याय द्वितीय। इससे पहले हमने जाना लेखक के बारे में और अभी हम पढ़ रहे हैं लेखक की ओर से। तो इस अध्याय में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो लेखक की ओर से हैं। यह किताब किस किस्म की है, इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए, यह एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह किताब किस किस्म की है? एक नज़रिए से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका है। यह कामयाबी के लिए ज़रूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नज़रिए से देखें तो यह एक लजीज खाना बनाने की रेसिपी बताने वाली किताब है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज़ को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में उन असूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक ये रास्ता बताती है। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे सुनना चाहिए। यह किताब आपको नए लक्ष्य बनाने,
एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी जिंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब की खास बातों का फायदा एक सरसरी नज़र में पढ़ने या पूरी किताब को एक बारी में गटक लेने से नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक अध्याय बहुत धीरे धीरे समझते हुए सुनना होगा। जब तक एक अध्याय की सारी बातें अच्छी तरह से समझ ना लें, अगले अध्याय को सुनने की जल्दबाजी ना करें। आप इसे एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्कबुक में साइड में लिखते जाएं और किताब के उन वाक्यों, पैराग्राफों या हिस्सों पर निशान लगाते जाएं जो आपके लिए जरूरी हैं। हर अध्याय को पढ़ने के बाद उसकी खास खास बातों पर अपनी जीवन साथी या दोस्तों से उसकी चर्चा करें। खासकर वैसे कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानते हो, उसकी निरपेक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक कार्य योजना तैयार करने में मदद करे। अगर आपने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई है तो यह किताब आपको 3 चीजें बताएंगी। पहली, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरी, किस तरीके से उसे हासिल करना चाहते हैं। तीसरी, कब तक हासिल करने की योजना है। इस किताब को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य कितने मुकाम से गुजर कर पाना चाहते हैं, और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल। जब आप इस किताब को पढ़कर ख़त्म करेंगे, आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और असूल सर्वव्यापी हैं, यानी कि यूनिवर्सल हैं, जो हर हालात, हर मुक्त और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि प्लूटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। इस पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस किताब में बताए गए असूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे लागू होते हैं। कहीं कोई फर्क नहीं। कामयाबी के ये असूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज़्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा यानी कि डिज़ायर, रास्ता यानी कि डायरेक्शन, समर्पण यानी कि डेडिकेशन और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेखक की ओर से आभार प्रकट किया हुआ है और अनुक्रमान जो विषय सूची है इसमें 11 अध्याय हैं। तो एक एक करके मैं इन सारे पार्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। अभी आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। धन्यवाद। आभार। हर काम की तरह इस किताब को लिखने में भी कई लोगों की मेहनत शामिल है। मैं अपनी बेटियों और ख़ास तौर पर अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस काम को पूरा करने में इनके धैर्य और मदद में मुझे प्रेरणा दी है। मैं अपने स्टाफ के कड़े प्रयास का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और कोशिशों से इस किताब का प्रकाशन मुमकिन बनाया। इस किताब में इस्तेमाल किए गए उदाहरण, कहानियाँ, घटनाएं पिछले 25 सालों के दौरान अखबारों, मैगजीनों, भाषाओं, सेमिनारों में शामिल लोगों के अलावा कई अन्य जगहों से जमा किए गए हैं। बदकिस्मती से कई बार इन जानकारियों के स्रोत नोट नहीं किए जा सके या मालूम नहीं हो सके, इसलिए जानकारी के सही स्रोतों के प्रति आभार प्रकट कर पाना संभव नहीं। इन स्रोतों की जानकारी ना होने के बावजूद मैं उन सारे लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने इस किताब के लिए जाने अनजाने अपना योगदान दिया है। इस किताब में इस्तेमाल की गई सामग्री के लिए आभार प्रकट करने का
हर संभव प्रकाश किया गया है। भूल से भी किसी का आभार प्रकट करने में चूक हो गई हो तो लेखक के ध्यान में लाने पर अगले संस्करण में इसे ठीक कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अनुक्रमांक अर्थात विषय सूची, लेखक की ओर से और आभार, ये चीज़ें मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। इस बुक के अंदर 11 अध्याय हैं। पहला अध्याय नज़रिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं। अध्याय दूसरा, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। अध्याय तीसरा, सफलता, जीत हासिल करने के तरीके। अध्याय चौथा, हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। अध्याय पांचवा, प्रेरणा, खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेरित करना। अध्याय छठा, आत्मसम्मान, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करना है। अध्याय सातवां, आपसी मेलजोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। अध्याय आठवां, अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। अध्याय 9वां, अवचेतन मन की आदतें, अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण। अध्याय 10वां, लक्ष्य बनाएं, अपने लक्ष्य बनाना और उनको हासिल करना। अध्याय 11वां, नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी, सही काम सही वजह के लिए करना। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। तो सबसे पहला अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है नज़रिए का महत्व। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब भी उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वो वैसे ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारा खरीदने के लिए पहुंच जाते थे और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती थी। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता था। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने पूछा, अगर हवा किसी काले गुब्बारे में भरकर छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी हवा की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही असूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। आवर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों, फैक्ट्स और आंकड़ों, फिगर्स की जानकारी की वजह से केवल 15% मौकों पर मिलती है। ताज्जुब की बात है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ने में खर्च हो जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहां तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपने किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नजरिए का इतना ही अहमियत है तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसा असर डाल सकता है? फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। अध्याय पहला, नजरिए का
महत्व। अगला भाग, हीरो से भरा खेत। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो ना सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरा खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा ना सका। उसने उन्हें पूरे यूरोप में भी ढूंढा, पर वे वहां पर भी ना मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज से खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि यह पत्थर मेरी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूं। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इस नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसमें हमें 6 सीख मिलते हैं। पहला, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौका हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल उन्हें पहचान लेना है। दूसरा, दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करने में उन्हें खुशी होगी। चौथा, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। छठा, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला मिल जाता है। डेविड और गोलियत। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बिठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत ये है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला।
राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी यानी कि पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी यानी कि नेगेटिव सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम स्टेप बाय स्टेप उसकी भी पूरी ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर लाती है। संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोग में निवेश यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। मैंने दुनिया के कई बड़ी कॉरपोरेशनों के आला अफसरों यानी कि एग्जीक्यूटिव से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर अपनी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा TQP, टोटल क्वालिटी पीपल यानी कि सारी खूबियों वाले लोग। अभी आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। धन्यवाद। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही ना हो, और वह सही बुनियाद है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्य और सकारात्मक नज़रिया वाले यानी कि पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं। मुझे गलत ना समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्राम की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों यानी कि कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी करने वाले को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती हैं। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक यानी कि फिलोसफर ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को
तनख्वाह या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता है, उन्हें भावना, नज़रिया और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उसका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते हैं। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है, यह वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वज़न 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वज़न का लगभग 60% भाग वज़न ज़मीन के अंदर है, जिससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। संपूर्णतावादी नज़रिया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं संपूर्णतावादी यानी कि होलिस्टिक नज़रिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक और दिल दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियां यानी कि फैमिली प्रॉब्लम्स हमारे कामकाज पर, और कामकाज से जुड़ी परेशानियां यानी कि वर्क प्रॉब्लम्स हमारी पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती है। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। आपके नज़रिए को तय करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक यानी कि नेगेटिव हो गया है, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर पर 3 चीज़ें तय करती हैं। पहला, माहौल यानी कि हमारा एनवायरनमेंट। दूसरा, तजर्बा यानी कि एक्सपीरियंस। तीसरा, शिक्षा यानी कि एडुकेशन। इन्हें हम नज़रिए के 3 E's कह सकते हैं। अब इन 3 E's पर नज़र डालते हैं। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पॉइंट पहला, माहौल, एनवायरनमेंट। माहौल में ये कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जिन्हें 9 पॉइंट में बताया गया है। घर, अच्छा या बुरा असर। अगला, स्कूल, साथियों का दबाव। अगला, काम, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाले सुपरवाइज़र। अगला, मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में। अगला, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला, धार्मिक पृष्ठभूमि। अगला, परंपराएं और मान्यताएं। अगला, सामाजिक माहौल। अगला, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले लोगों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़दार, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर
हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाला की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब यानी कि कल्चर कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमेशा पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छा व्यवहार करने की आशा नहीं की जा सकती। जहां कानून का ना होना ही कानून बन जाता है, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसा असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसा असर डालता है। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पॉइंट दूसरा, तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनके नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। पॉइंट तीसरा, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों की शख्सियत यानी कि पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाला यानी कि 12मासी फल जैसा होता है, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के फायदे, द बेनिफिट ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नज़रिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज को उतनी ही आसानी से अनदेखा भी कर दिया जाता है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फायदेमंद पॉइंट्स। पहला, शख्सियत खुशनुमा हो जाती है। दूसरा, जोश पैदा होता है। तीसरा, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। तीसरा, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है। चौथा, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए पहला पॉइंट, उत्पादकता बढ़ जाती है। दूसरा, टीम भावना बढ़ती है। तीसरा, समस्या हल हो जाती है। चौथा, गुणवत्ता बढ़ जाती है। पांचवा, माहौल आपके मुताबिक बनता है। छठा, वफादारी बढ़ती है। सातवां, लाभ ज़्यादा मिलता है। आठवां, मालिक कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं। और नौवां,
तनाव कम होता है। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है, और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से कुछ पॉइंट्स: पहला, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है। दूसरा, लोग नाराज रहते हैं। तीसरा, जिंदगी बेमकसद हो जाती है। चौथा, सेहत खराब रहती है। पांचवा, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नज़रिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अभी आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? When we become aware of our negative attitude, why don't we change? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ दे लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयां यानी कि नेगेटिविटी के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आजाद कर दिया गया। उसे काल कटोरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आजादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आजादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में अपनी सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है। इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल भेज दिया जाए। वहां उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी समस्याओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगला अध्याय यानी चैप्टर में मैं सकारात्मक नज़रिए विकसित करने के तरीके बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। अभी रुकिए, अगर आपने पूरा अध्याय सुन लिया है तो इसकी जो कार्य सूची मैं आपको बताऊंगा, इसको जरूर यूटिलाइज करें, अदरवाइज ये पूरा का पूरा अध्याय आपके लिए वेस्ट होगा। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्य योजना यानी कि एक्शन प्लान। सपने तो दर्जनों हैं, पर अहमियत इस बात की है कि उन्हें अमल में कैसे लाया जाता है। मैं इनको 2 भागों में बताता हूँ। पहला, अपनी 2 समस्याएं लिखिए। उसके बाद उनमें से हर समस्या से हासिल हो सकने वाले कम से कम एक अच्छे नतीजे के बारे में लिखिए। चेतावनी, अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्या में अवसर देख पाने की आदत नहीं है। इसको बनाया कैसे जाएगा? आपको एक चौकोर बॉक्स बनाना है और उसके अंदर 4 बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहली समस्या और उसके नीचे दूसरी समस्या।
समस्या के सामने लिखना है संभावित लाभ। इसी तरीके से नीचे समस्या के सामने लिखना है संभावित लाभ। पॉइंट दूसरा, इस तरीके को भविष्य में आने वाली समस्याओं पर भी आजमाएं। अगले अध्याय यानी कि अध्याय दूसरे में मैं आपको बताऊंगा सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।